जुलाई 2002 में एफसीआई के पास व्हीट और राइस का स्टॉक 6.3 करोड़ टन था, जो 2.43 करोड़ टन के मिनिमम बफर नॉर्म से बहुत ज्यादा था। यानी कि उस टाइम 2.43 करोड़ टन चाहिए था, लेकिन हमारे पास 6.3 करोड़ टन था, बहुत ज्यादा। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न राहत कार्यों के कारण 2002-2003 में भंडार कम हो गया, क्योंकि इस साल बारिश ना होने के कारण सूखे का साल घोषित कर दिया गया था। बाद के सालों में भंडार में कमी आ गई, फिर लिए गए यानी कि जो बफर स्टॉक नॉर्म से लगातार वो ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन से हालात सुधरे। इस बात पर हम आम सहमति है कि बफर स्टॉक का हाई लेवल बहुत यानी कि अनडिजायरेबल और ये बर्बादी भी है। मैसिव फूड स्टॉक्स का भंडार बर्बादी और अनाज की क्वालिटी में खराबी ज्यादा स्टॉक रखने से भी जिम्मेदार है। एमएसपी को कुछ सालों के लिए स्थिर रखने के लिए भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। एमएसपी पर अनाज की ज्यादा खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश और की ओर से डाले गए दबाव का नतीजा है। इसके अलावा चूंकि खरीदारी कुछ समृद्ध एरिया यानी कि पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट यूपी, आंध्र प्रदेश और कुछ सीमा तक वेस्ट बंगाल भी में मेनली दो फसलें व्हीट और राइस तक सीमित है। एमएसपी में बढ़ोतरी ने विशेष और खाद्यान्नों के अधिवेश वाले राज्यों की किसानों की अपनी जमीन पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर दी, यानी कि वो पूरी तरह से खत्म कर दी। धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया गया, जबकि मोटे अनाज गरीबों का स्टेपल फूड है। धान की खेती के लिए अच्छी इरिगेशन से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हुआ, जिससे इन स्टेट में एग्रीकल्चरल डेवलप को बनाए रखने में खतरा पैदा हो गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फूड ग्रेन्स बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट ने इसे और बढ़ा दिया गया है। चिंता का एक और मेन रीजन इनइफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रही है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि ऑल इंडिया लेवल पर पीडीएस एवरेज कंजम्पशन फिगर 1 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह है। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में पर पर्सन कंजप्शन रेट 300 ग्राम पर पर्सन पर मंथ है, उससे भी कम है। इसके विपरीत केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु जैसे ज्यादातर साउदर्न स्टेट में और हिमाचल प्रदेश में एवरेज कंजप्शन 3 से 4 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ के बीच है। एज अ रिजल्ट गरीबों को अपनी फूड नीड्स के लिए राशन शॉप्स के बजाय बाजार पर डिपेंड होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में गरीबों द्वारा गेहूं और चावल के कंजप्शन का सिर्फ 5% राशन की दुकानों के माध्यम से पूरा होता है। यूपी और बिहार में ये परसेंटेज और भी कम है। पीडीएस डीलर ज्यादा लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया से घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना जैसे उपचार करते रहते हैं। राशन शॉप्स में घटिया से घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं सकता। ये एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। जब राशन की दुकानें इन अनाजों को बेच नहीं पाती तो एफसीआई के गोदाम में अनाज का विशाल स्टॉक जमा हो जाता है। हाल के सालों में एक और कारण से पीडीएस में गिरावट आई है। पहले हर एक परिवार के पास गरीब या जो भी कोई गरीब ना है उसके पास कार्ड था, जिसमें चावल, गेहूं, चीनी और कई सारी चीजों का एक फिक्स कोटा था। ये हर एक परिवार को एक समान लो प्राइस पर बेचे जाते थे।
आज आप जो 3 तरह के कार्ड और प्राइजेस की रेंज देखते हैं, पहले ये नहीं थी। बड़ी संख्या में परिवार राशन की दुकानों से अनाज खरीद सकते थे। हाँ, उनका कोटा फिक्स था। इनमें लो इनकम सेक्शन के परिवार भी शामिल थे, जिनकी इनकम बिलो पुअर्टी लाइन के नीचे के परिवारों की इनकम से थोड़ी ही ज्यादा थी। अब 3 अलग अलग प्राइजेस वाले टीपीडीएस की सिस्टम से गरीबी रेखा से ऊपर वाले किसी भी परिवार को राशन कार्ड पर बहुत कम डिस्काउंट मिलता है। एपीएल यानी कि अबव पुअर्टी लाइन परिवारों के लिए कीमत लगभग उतनी ही ऊंची है जितनी खुले बाजार में है। इसलिए राशन की दुकान से इन चीजों की खरीदारी के लिए उनको बहुत कम प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। भारत में ज्यादातर देश के साउथर्न एंड वेस्टर्न भागों में सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव्स भी फूड सिक्योरिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। कोऑपरेटिव गरीब लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 94% कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाई जा रही है। दिल्ली में मदर डेयरी कंज्यूमर्स को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित रेट पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध और मिल्क प्रोडक्ट में अमूल एक और सफल कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल है। इसने देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन लाई है। देश में विभिन्न भागों में कार्यरत कोऑपरेटिव्स के और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की है। इस तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने अलग अलग क्षेत्रों में ग्रेन बैंक्स यानी कि अनाज की बैंक्स की स्थापना के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस एनजीओस के लिए फूड सिक्योरिटी के विषय में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम संचालित करती है। ग्रेन बैंक्स अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के अलग अलग भागों में खुलते जा रहे हैं। ग्रेन बैंक्स की स्थापना एनजीओ के माध्यम से उन्हें फैलाने और फूड सिक्योरिटी पर सरकार की पॉलिसी को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग ला रही है। एडीएस ग्रेन बैंक्स प्रोग्राम को एक सफल और एक नए प्रकार की फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के रूप में स्वीकृति मिली है। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। आई होप आपको पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट या कुछ भी है हमें कमेंट जरूर करें। और जिस तरह से आपका प्यार मिल रहा है, आप जिस तरह से शेयर करते जा रहे हैं इस चैनल को, प्लीज इसे कंटिन्यू रखें और जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।